हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं लोकेश अग्रवाल बियानी गर्ल्स कॉलेज गुरु केपीओ के बिहाफ पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के हमारे लेक्चर में आज हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। हमने नया सेशन चालू किया था जिसमें सीखा था बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो आज उसी का सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में आप लोगों ने 4 कॉन्सेप्ट देख लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले पार्ट 1 को देखेंगे। आज हम पार्ट 2 में सीखने जा रहे हैं कुछ और ही कॉन्सेप्ट्स। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और कॉस्ट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। बेटा इसका नाम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी होता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में हिस्टोरिकल वर्ड का मतलब क्या हुआ? हिस्ट्री, जो हिस्ट्री में कॉस्ट आपने खर्च करी हो। जब भी आप कोई फिक्स एसेट्स खरीदते हो ना, जैसे लैंड ली, बिल्डिंग ली, प्लांट मशीनरी, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स, बिल्डिंग एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपने एक बिल्डिंग ली 5 लाख रुपए की या 50 लाख रुपए की एक बिल्डिंग ली है आपने, और वो 50 लाख की बिल्डिंग इस साल रिकॉर्ड कर दी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 50 लाख रुपए से। अब आपकी इस साल के एट द एंड ऑफ द ईयर वो बिल्डिंग कितने रुपए की नजर आएगी बैलेंस शीट के अंदर? 50 लाख की, क्योंकि आपने 50 लाख पे रिकॉर्ड किया था तो 50 लाख की दिखेगी। अब नेक्स्ट ईयर वो बैलेंस शीट में कोई और नई बिल्डिंग नहीं खरीदी, आपने कोई भी बिल्डिंग नहीं खरीदी, ना बेची कुछ भी पार्ट, तो आपके 1 साल बाद भी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दिखेगी अकाउंट्स के अंदर? क्योंकि कोई एंट्री तो सेपरेट हुई नहीं है, तो बिल्डिंग वही वाली दिखेगी जो 50 लाख की दिख रही है। ऐसा करते करते आपने 5 साल तक कोई बिल्डिंग मान लीजिए खरीदी ही नहीं, तो आपकी बिल्डिंग 5 साल बाद भी क्या दिख रही है बैलेंस शीट में? कि आपके पास एक बिल्डिंग है जिसकी वैल्यू कितनी है? 50 लाख रुपए। तो बेटा यानी क्या उसकी मार्केट वैल्यू भी 50 लाख रुपए होगी 5 साल बाद? आपको लगता है कुछ तो अलग होगी, चाहे बढ़ी हो चाहे कम हुई हो। कम तो जनरली होती नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि बढ़ी होगी तो 55 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, कुछ तो चेंज हुआ होगा। लेकिन स्टिल हमारी जो अकाउंट्स की बुक्स में हम शो करते हैं, हम उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही शो करते हैं। यहां पे हिस्टोरिकल का मीनिंग हुआ कि जब हिस्ट्री में वो आपने खरीदी थी आप उसे कॉस्ट पे ही शो करोगे। मार्केट वैल्यूज तो बेटा डेली फ्लक्चुएट होती है, यानी आज अगर किसी चीज की मार्केट वैल्यू कुछ है तो कल कुछ और है। और मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी क्या है? एक इंसान आया, एक बायर आया, उसने मुझे बोला कि मैं इस बिल्डिंग को 60 लाख रुपए में खरीदने को तैयार हूं, मुझे लगा इसकी मार्केट वैल्यू 60 लाख हो गई। दूसरा आया, उसने कहा मैं 65 लाख देने को तैयार हूं, मुझे लगा वैल्यू 65 लाख हो गई। तो क्या हम बार बार अपनी बुक्स के अंदर मार्केट वैल्यू के हिसाब से चेंज करते रहेंगे? जी नहीं। तो हमें क्या करना होगा, हम लोग इसको 50 लाख पे ही रिकॉर्ड रखेंगे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल असेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द परचेज प्राइस। ये जब आप लिखते हो, ये कौन सी वैल्यू पे लिखते हो बेटा? परचेज प्राइस, यानी जितने पे आपने खरीदा था ना उस वैल्यू पे, विच इंक्लूड्स। अब परचेज प्राइस में क्या क्या इंक्लूड होता है? क्या अगर हमने 50 लाख की बिल्डिंग खरीदी तो 50 लाख ही रिकॉर्ड करेंगे, या उसकी 2 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी दे दी तो 2 लाख भी बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करेंगे या एक्सपेंस मानेंगे? तो बेटा अगर किसी फिक्स एसेट्स को खरीदते हैं तो उसके खरीदने वाले दिन उससे रिलेटेड जो भी खर्चा हो वो सब उसकी कॉस्ट में ऐड कर देना चाहिए। तो देखो परचेज प्राइस में क्या क्या काउंट हो जाता है? विच इंक्लूड्स द परचेज प्राइस यानी कि 50 लाख, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी अगर आपने किसी फिक्स एसेट्स को खरीदा है, जैसे कोई एयर कंडीशनर खरीदिया, कोई प्लांट मशीनरी खरीदी, उसको लेके आने के लिए जो लेके आने के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन वाले को पैसा दिया है वो भी इसी की वैल्यू में ऐड करोगे। उसे आप एक्सपेंस नहीं कहोगे कि ये कैरेज इनवार्ड है हमारा, एक्सपेंस हो गया, उसे आप फिक्स एसेट्स की वैल्यू में ही ऐड करोगे। और इतना ही नहीं, अगर उस फिक्स एसेट्स में कोई इंस्टॉलेशन का काम था तो उस इंस्टॉलेशन में भी जो पैसे लगे ना वो भी हमारे यहीं पे काउंट होंगे। यानी फिक्स एसेट की कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, कॉस्ट में क्या क्या काउंट हुआ? एक तो वही परचेज प्राइस जितने पे हमने खरीदा, और दूसरा क्या काउंट हुआ? उससे रिलेटेड कोई भी खर्चा जो उस दिन हुआ हो खरीदने वाले दिन, वो सभी उसकी वैल्यू में ऐड कर दिया जाता है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट इसका दूसरा नाम होता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट को ही कह सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे, इसको पढ़ सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके रीड कर सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है? देखो अकाउंट्स के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स रीड करने हैं उनके अंदर अगर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन पूरी की पूरी अकाउंटिंग जो टिकी हुई है ना बेटा वो ड्यूअल एस्पेक्ट पे ही टिकी हुई है। ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब होता है दो साइड्स या दो चीजें। हर ट्रांजैक्शन, जितनी भी ट्रांजैक्शंस के बारे में आप बात करो ना, एक बार उसके बारे में सोच के देखोगे तो उस ट्रांजैक्शन के अंदर पक्का आपको 2 साइड्स जरूर नजर आएंगी। एक को हम डेबिट साइड, एक को क्रेडिट साइड बोलते हैं, लेकिन क्या होती है आराम से डिस्कस करेंगे कभी डेबिट क्रेडिट को। तो फिलहाल अभी बात क्या करनी है कि ड्यूअल एस्पेक्ट, यानी जैसे हर एक कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, एक हेड्स एक टेल्स, उसी तरीके से हर ट्रांजैक्शन के 2 साइड्स होंगे, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। अब डेबिट और क्रेडिट के लिए 2 अकाउंट्स हो सकते हैं, लेकिन इसका कहने का मतलब यह नहीं है कि हर ट्रांजैक्शन में 2 ही अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं।
आपके एक ट्रांजैक्शन में दो से ज्यादा अकाउंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन उन दोनों अकाउंट्स की साइड्स जो होंगी, जैसे 4 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं किसी ट्रांजैक्शन के अंदर, तो उनकी जब साइड्स काउंट करेंगे तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल होगी, क्योंकि जैसे कॉइन की साइड्स इक्वल होती है इसी तरीके से हर ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट भी इक्वल होता है। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से ही हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन जर्नल से जब पढ़ाई चालू करते हैं प्रैक्टिकल्स में, तो यही होता है, डेबिट और क्रेडिट मैच होना चाहिए। जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो असेट और लायबिलिटीज, असेट जो इक्वल होता है किसके, लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल होता है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सब ड्यूअल एस्पेक्ट से निकल के आया है। कभी भी किसी अकाउंटेंट को सबसे ज्यादा रिलैक्स का फील होता है जब उसकी बैलेंस शीट मैच हो जाती है, और मैच होना भी चाहिए, क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ने ये सिखाया कि जब भी आप कुछ रिकॉर्ड करोगे, कुछ भी आप डेबिट करोगे तो उसे क्रेडिट जरूर करोगे। तो आप लोग इसको देख सकते हैं क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन बेटा हर एक, हमेशा प्रूवन है ये बात, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, अ डेबिट एंड अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। डेबिट और क्रेडिट कभी भी चेंज नहीं हो सकते, बराबर ही रहेंगे हमेशा, कभी भी अलग नहीं हो सकते दोनों। In other words, for every debit there is a credit of equal amount. जब जब डेबिट होगा तो क्रेडिट भी इक्वल अमाउंट से ही होगा। वन और मोर अकाउंट्स एंड वाइस वर्सा, एक से ज्यादा अकाउंट भी हो सकते हैं दूसरी साइड, डेबिट साइड में एक अकाउंट है, क्रेडिट साइड में 2 अकाउंट हो सकते हैं, नो इश्यू बेटा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपए। अब बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो कौन कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए बेटा इसके अंदर, एक तो इन्वॉल्व हुआ कैश जिससे हम असेट बोलते हैं, और दूसरा इन्वॉल्व हुआ हमारा कैपिटल। कैपिटल को क्या ट्रीट करते हैं, हमने लास्ट क्लास में सीखा था, कैपिटल को लायबिलिटी की तरह ही ट्रीट किया जाता है, इसीलिए कैपिटल और लायबिलिटीज को सेम साइड लिखा जाता है, ठीक है। तो यहीं से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन निकल के आती है, ये इसे बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ये जो है ना, असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। हमारी लाइफ में जब भी बैलेंस शीट बनाएं तो असेट्स का जो टोटल होगा वो आपके जैसे असेट्स को बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, यानी जो पैसा आपके पास है उसको कहीं तो लगाया होगा ना, तो वो आपकी असेट्स है। और सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या है, कैपिटल और लायबिलिटी, या तो बिजनेस ने पैसा लगाया या बाहर से पैसा लाए हो, तो ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। जो पैसा लाया है उसको कहां लगाया है, ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो ये था हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।